वेलकम। आज हम बात करेंगे ईरान इराक वार की जो 1980 से लेके 1988 तक रही। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा मेजर रीजंस ऑफ इन्वेजन कि जब इराक ने ईरान पर इन्वेड किया तो उसकी मेजर रीजंस क्या थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, जंग के बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन बुनियादी वजूहत क्या होती हैं इसके बारे में नहीं पता चलता। तो हम आज इसको देखेंगे। इसके अलावा इनिशियल अटैक कि किस तरह इराक ने इन्वेड किया, और इसके बाद डिफरेंट बैटल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द वार। ये बेसिकली 1982 से पहले के ऑपरेशंस हैं, क्योंकि 1982 में इराक ने सीज़ फायर प्रपोजल किया था, ठीक है, ईरान को, जो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। तो 1982 से पहले जो बैटल्स और ऑपरेशंस थे वो ज़्यादातर इराक ने इनिशिएट किए थे, और 1982 के बाद जब ईरान ने जो सीज़ फायर प्रपोजल था इराक का उसको रिजेक्ट किया, और 1982 के बाद फिर जो जंग हुई वो बेसिकली ज़्यादातर ईरान ने शुरू की थी, और इराक ने फिर दोबारा इन्वेड किया इराक पर। तो इस तरह ये जंगें चलती रही। डिफरेंट बैटल्स जो थी, ऑपरेशंस जो थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो चलते रहे। इसके अलावा डिफरेंट बैटल्स एंड ऑपरेशंस आफ्टर ईरान इन्वेजन, ठीक है, ये पहले जब इराक ने इन्वेड किया था ये तब के थे, अब ईरान की बारी थी। इसके बाद ह्यूमन वेव अटैक्स ये क्या थे इसको देखेंगे। इसके अलावा यूएनओ एंड सीज़ फायर कि किस तरह यूएनओ इसमें इन्वॉल्व हुआ और ये जंग कैसे ख़त्म हुई। इसके अलावा फॉरेन सपोर्ट किस कंट्री को ज़्यादा मिली और आफ्टर मैथ क्या थे, ठीक है, इस जंग के, जारी बात है अच्छे नहीं थे, उसको देखेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सद्दाम हुसैन है जो इराक के प्रेसिडेंट थे उस दौर में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सुप्रीम लीडर थे इराक के, इनसे ऊपर कोई भी नहीं था उस वक़्त। तो ये 1989 से लेकर 2003 तक इराक के प्रेसिडेंट रहे या सुप्रीम अथॉरिटी रहे, वहाँ की सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास थी, और 2006 में इसे फांसी दी गई। तो बेसिकली 1980 से लेकर 1988 तक हमने देखना है। तो इस दौरान सद्दाम हुसैन ये सदर था इराक का, और ऊपर आप देख सकते हैं अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ये उस वक़्त ईरान के सुप्रीम लीडर थे। जब 1979 में रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, तो बेसिकली यही उसे लेकर आए थे, या उसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स यही थे, और 1989 में इनकी डेथ हो गई। तो पूरी इस जंग के दौरान ये दो लीडर्स ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे। तो इनके बारे में मैंने आगे नहीं लिखा, सिर्फ यही मैं रख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने ईरान और इराक के बारे में आपको बताना है, तो इसी चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। इनके बारे में आप अलहदा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ईरान इराक वार बेसिकली 22 सितंबर 1980 को शुरू हुई, और 20 अगस्त 1988 को जब यूएनओ ने सीज़ फायर प्रपोजल किया और ईरान ने उसे एक्सेप्ट किया, तो उस वक्त ये ख़त्म हो गई। इसके अलावा मेजर रीज़न्स इसकी क्या थी ये मैं आपको आगे ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ कि एक तो इराकीज़ वरीज़ ऑफ ईरान रेवोल्यूशन के 1979 में ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उससे इराक बहुत ज़्यादा परेशान था। क्यों परेशान था इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इराक वांटेड रीजनल सुपरमेसी, ठीक है, ऑयल के हिसाब से। जारी बात है कि दुनिया में 5वें और 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो ईरान और इराक हैं। तो इराक ईरान के खुजेस्तान प्रोविंस जो ईरान का 20% ऑयल प्रोड्यूस करता है उसको अपने साथ एनेक्स करना चाहता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इराक प्रोड्यूस करे और रीजनल सुपरमेसी इराक के पास आ जाए। और वैसे भी ईरान के साथ जंग करके अगर इराक सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है, तो वो वैसे ही रीजनल सुपरमेसी हासिल कर सकता है। इसके अलावा इराक्स परसेप्शन ऑफ ईरान पोस्ट रेवोल्यूशनरी क्वास, जारी बात है कि जब भी किसी कंट्री में कोई रेवोल्यूशन आता है तो वो आराम से या सुकून से तो नहीं आता, उसके बाद क्वास होता है, इंतशार होता है। तो इराक का ये ख्याल था, उसका ये मानना था ख़ास तौर पे सद्दाम हुसैन का, कि ईरान में 1979 में ताज़ा रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हो गए, बल्कि सिविल वार सी सिचुएशन हो गई। तो उसने इस मौके को वाइटल माना और ईरान पर इन्वेड कर दिया। तो ये बेसिकली इराक की परसेप्शन थी कि वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हो गए ईरान में, और हम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी से वार जीत लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा USSR, UK, फ्रांस, आप देख सकते हैं ये P5 हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में। इन सब ने इराक का साथ दिया। क्यों साथ दिया इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा सद्दाम्स डिज़ायर टू बी अ चैम्पियन ऑफ अरब नेशनलिज्म, ठीक है, इसको भी मैं आगे रीज़न में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद 1982 में इराक ने शुरू में एक सीज़ फायर प्रपोजल दिया था जो ईरान ने रिजेक्ट किया, और उसके बाद दोबारा ईरान ने इराक पर इन्वेड किया। इसके अलावा क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा ये जो वार थी ईरान इराक वार, ये बैटल्स पर और ऑपरेशंस पर मुश्तमिल थी, ठीक है। इसके अलावा वार का अख्ताम स्टेलमेट में हुआ कि किसी कंट्री ने भी विक्ट्री हासिल नहीं की, बल्कि दोनों ईरान और इराक ने विक्ट्री क्लेम की कि दोनों ही जीत गए हैं। ईरान ने कहा कि वो जीता, इराक ने कहा कि वो जीता है। कोई रेपरेशन नहीं था, कोई इस तरह की कुछ नहीं थी। बस जैसे जंग शुरू हुई जो बाउंड्रीज तब थी, और जब जंग ख़त्म हुई तो बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन थी, सिर्फ नुकसान हुआ और तबाही हुई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आइए इसको आगे देखते हैं।
इसके बाद आता है मेजर रीजंस ऑफ वार, कि ईरान और इराक वार की मेजर रीजंस क्या थी, और ये सबसे अहम चीज़ है जानने के लिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आती है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट में अब क्या आता है कि शत्त अल अरब वाटरवे और खुजेस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। ठीक है, अब आगे इस मैप से देखिए कि ये वाला जो एरिया है ईरान में, ठीक है, ये खुजेस्तान प्रोविंस है, ठीक है, ईरान का। और यहाँ से 20% जो पूरे ईरान का ऑयल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी इलाके से हासिल होता है। अब ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये बेसिकली एक दरिया है, ठीक है, छोटा सा, इसको बोलते हैं शत्त अल अरब। और ये वाला जो इलाका है इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, दोनों साइडों में बेसिकली इसे शत्त अल अरब ही कहा जाता है। बेसिकली ये दरिया है जिसे शत्त अल अरब कहा जाता है। तो यहाँ से एक बाउंड्री कन्फ्लिक्ट पैदा होता है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, इराक और ईरान के दरमियान। अब बेसिकली इराक का क्या मानना है? इराक का मानना ये है कि ईरान का ये जो खुजेस्तान प्रोविंस है, ठीक है, बेसिकली ये सद्दाम हुसैन का मानना था, या आप दूसरी तरह कह लें कि इराक का मानना था जब ये जंग शुरू हुई, कि ये जो खुजेस्तान प्रोविंस है ये इराक का सूबा है। और जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ पर रही थी, ठीक है, ख़ास तौर पर बरतानिया या दूसरे कंट्रीज़, तो उनके होते हुए ये वाला प्रोविंस इराक से लेके ईरान को दे दिया गया। मतलब यहाँ पर एक बाउंड्री लगा दी गई, ये जो पहले इराक का हिस्सा था ये अब ईरान का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो बेसिकली सद्दाम हुसैन का मानना ये था कि ये जो सूबा खुजेस्तान है ये दोबारा इराक को वापस मिलना चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज़ें क्या आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे ईरान में जो तेल प्रोड्यूस होता है उसका 20% सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हासिल होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक तो सद्दाम हुसैन की इंटेंशन ये भी थी कि इस सूबे को इराक के साथ दोबारा अगर वो इलाहा कर लेता है, इसको इराक के साथ दोबारा अनेक्स कर लेता है, तो उससे क्या होगा कि इराक ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। एक तो इराक के अंदर जो तेल प्रोड्यूस हो रहा है वो तो हो रहा है, अब 20% जो यहाँ से होता था वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि इराक को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 20% ऑफ ईरान ऑयल कम फ्रॉम दिस प्रोविंस। ठीक है, इसके अलावा टिग्रस एंड यूफ्रेट्स, ये जो दो दरिया हैं, ठीक है, ये बेसिकली दोबारा देखिए यहाँ से कि अब देखिए कि ये इराक है, ये ईरान है, और ये जो है ये पर्शियन गल्फ़ है, ठीक है, जहाँ से ट्रेड करना होती है। तो इराक के पास सिर्फ ये छोटा सा रास्ता बनता है, ठीक है, ये आप गौर से देखिए, सिर्फ छोटा सा रास्ता, जबकि ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा रकबा है इस पर्शियन गल्फ़ में आने के लिए। तो इराक अगर इस, आप जानते हैं कि दुनिया का 2/3 जो ऑयल है, वो जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी रास्ते के ज़रिए से होती है। तो अगर ये रास्ता इराक के पास ना हो, या अगर इराक के पास ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली उसकी जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड है, उस पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो दरिया आती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे लिखा है कि उनमें से एक टिग्रस है और दूसरा यूफ्रेट्स है। ठीक है, सिर्फ ये दो दरिया हैं। तो इसके साथ ये शत्त अल अरब ये दरिया है, ठीक है, बेसिकली ये दरिया ही दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बाउंड्री है। तो अब इसमें क्या मसला था कि 1973 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है, जिसमें ईरान ने उस वक़्त ये जो शत्त अल अरब वाटरवे था, ये वाला जो दरिया था, ये ईरान के पास नहीं था बल्कि ये इराक के पास था, और साथ में ये जो दो दरिया थे, बेसिकली ये जो दो दरिया ही जिसमें से टिग्रस और यूफ्रेट्स आता है, इसी के ज़रिए इराक ट्रेड करता था इस पर्शियन गल्फ़ में आने के लिए, और साथ में उसके पास शत्त अल अरब भी था। तो 1973 में एक ट्रीटी साइन की गई इराक और ईरान ने, जिसमें ईरान ने ये वादा किया कि ईरान विल पे टोल, कि ईरान अगर इस शत्त अल अरब वाटरवे को यूज़ करता है, इसके ज़रिए वो पर्शियन गल्फ़ में आता है, तो इसका वो बाकायदा तौर पर इराक को पैसे पे करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1969 में बेस पार्टी, ठीक है, ये इराक के अंदर आई। अब बेस पार्टी क्या थी? ये सेकुलर पार्टी थी, ठीक है, इस मतलब सेकुलर नज़रियात की अमल थी, और अरब नेशनलिज़म इसको ये ज़्यादा फॉलो करती थी। तो इससे क्या हुआ कि ईरान स्टॉप टू पे टोल। अब बेसिकली इसमें आपको बेस पार्टी के बारे में जानना पड़ेगा कि ये क्या होती है, और ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप इसके बारे में देखिए, क्योंकि मैंने आपको बाद में इराक वार के बारे में बेसिकली बताना है। तो बेस पार्टी सेकुलर पार्टी थी, और इसका बुनियादी मकसद नेशनलिज़म था, अरब नेशनलिज़म। अब चूँकि खुजेस्तान प्रोविंस जो था ईरान का, उसके अंदर कुछ ज़्यादा अरब्स भी थे, तो अगर मतलब बेस पार्टी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो कल को वो इसके बारे में बात कर सकती है कि खुजेस्तान के अंदर जो अरब्स हैं और बाद में कैसे उनको यूनाइटेड किया जाए और कैसे किया जाए। तो इसका ईरान को बेसिकली ज़्यादा ख़तरा था। इसके बाद जो सद्दाम हुसैन था वो भी बेसिकली बेस पार्टी का ही मेंबर था, और वही ज़्यादा इस तरफ वार की तरफ आ रहा था। तो इससे ईरान को काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ, और ईरान ने स्टॉप टू पे टोल, तो ईरान ने जो पैसा दे रहा था शत्त अल अरब वाटरवे को यूज़ करने का, वो पैसे देने बंद कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि इन
रिस्पॉन्स इराक क्लेम्ड खुज़ेस्तान, जब ईरान ने पैसे देना बंद कर दिए तो इराक ने कहा कि अब ये पूरा का पूरा जो सूबा है खुज़ेस्तान यही हमारा है। ठीक है, यहाँ पर पहली दफ़ा सद्दाम हुसैन ने इसको या इराक ने क्लेम किया। और जो अरब्स थे, ठीक है, खुज़ेस्तान प्रोविंस में, उनको अर्ज किया कि वो रिबेल करे ईरानी अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। अब क्या हुआ कि इराक रिस्पॉन्स, ये जो इराक ने रिस्पॉन्स किया कि खुज़ेस्तान को अपना क्लेम किया और अरब्स को कहा कि वो रिबेल करें, तो ईरान ने क्या किया कि इराक के अंदर जो खुर्दिश थे, ठीक है, वो खुर्दिश आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जो एथनिक माइनॉरिटी है वो खुर्दिश है, वो इराक के अंदर जो थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि वो इराक के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें, इराक के ख़िलाफ़ रिबेल करना शुरू कर दें। फिर क्या हुआ कि 1975 में एक अल्जायर अकॉर्ड साइन हुआ ईरान और इराक के दरमियान, जिसमें इन्होंने वादा किया कि जो बाउंड्री के मामला हैं या इस तरह के जितने भी होंगे वो आपस में पीसफुली रिजॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि ये जो खुर्दिश सेपरेटिस्ट थे ये ज़्यादा सीवियर थे, ठीक है, इन्होंने अपने आसार दिखाना शुरू कर दिए। और इसी 1975 अकॉर्ड में यह भी साइन किया गया कि इराक रिनाउंस इट्स क्लेम्स ऑफ खुज़ेस्तान, कि इराक जो क्लेम कर रहा था खुज़ेस्तान हमारा प्रोविंस है, वो इराक ने कहना बंद कर दिया। और इसके बदले में ईरान ने जो खुर्दिश थे इराक के अंदर उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन जब 1979 में प्रेसिडेंट बना या पावर में आया इराक में, तो उसने सद्दाम साद स्ट्रेटी ह्यूमिलेटिंग, उसने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत काम हुआ इराक के साथ, बल्कि खुज़ेस्तान प्रोविंस इराक का, इसे इराक को वापस मिलना चाहिए। यहाँ पर जो अरब्स हैं बेस पार्टी के मुताबिक कि उसका मोटिव ही अरब नेशनलिज्म है, उसको सपोर्ट करना है, तो यहाँ के अरब्स को यकजा किया जाए, उसको रिबेल करने पर उभारा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए खुज़ेस्तान प्रोविंस को लेने के लिए, इराक के साथ जोड़ने के लिए सद्दाम हुसैन ने बेसिकली वार की तरफ कदम बढ़ाया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह आती है थ्रेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। अब क्या हुआ कि ईरान के अंदर 1979 में एक रेवोल्यूशन आया, जिसमें ईरान के अंदर जो शाह था और 2500 साल पुरानी जो वहाँ पर मोनार्की थी उसको ख़त्म किया गया। और इराक के अंदर जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी थे उन्होंने एक थियोक्रेटिक स्टेट कायम की, ठीक है, जिसमें जो इस्लामिक जो मजहबी लीडर्स होंगे, रिलीजियस लीडर्स होंगे, वो उनकी सुप्रीम अथॉरिटी होगी। अब क्या हुआ कि खोमेनी ने ईरान के अंदर तो ये इस्लामिक इनकलाब लेके आ गए, लेकिन खोमेनी ये भी चाहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन है ये पूरी इस्लामिक दुनिया में फैले और ख़ास तौर पर इराक में ये फैले। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि इराक के अंदर जो सद्दाम हुसैन था उसको ख़तरे की घंटी बजी, क्योंकि इराक के अंदर 65% शिया हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है। अब इराक के अंदर जो पार्टी थी बेस पार्टी, जिसका सद्दाम हुसैन पार्ट था और उसी की वजह से वो प्रेसिडेंट बना, वहाँ पर अथॉरिटी में आया, तो बेस पार्टी सेकुलर किस्म की पार्टी थी। और सबसे अजीब बात ये है कि सद्दाम हुसैन जिस गवर्नमेंट का पार्ट था उसके तकरीबन सारे जो मेंबर्स थे वो सुन्नी थे। अब इराक की मेजॉरिटी जो है वो 65% वो शिया है, जबकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी है। तो यहाँ से एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, सद्दाम एंड गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ सुन्नी। अब ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया, अब जारी बात है ईरान के अंदर तो तकरीबन 90% सारे शिया हैं और वहाँ पर इनकलाब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। अब इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि अगर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी सपोर्ट करता है इराक के अंदर जो शिया हैं उनको इनकलाब लाने के लिए या उनको रिबेल करने के लिए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पर भी शिया हैं। तो इससे क्या हुआ, और जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा सुन्नियों पर मुश्तमिल है, तो जारी बात है जो मेजॉरिटी है उनकी तो रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रही। तो इस तरह जो सद्दाम हुसैन था उसको काफ़ी ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ। ठीक है, तो खोमेनी वांटेड टू ओवरथ्रो इराक्स बेस्ट गवर्नमेंट बाय रेवोल्यूशन। तो सद्दाम टुक दिस वेरी सीरियसली, बिकम अ मेजर काज ऑफ इट्स इन्वेजन। तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि अगर अब मैंने अटैक ना किया या मैंने कोई इस तरह का ना किया तो फिर रेवोल्यूशन इराक के अंदर भी आ जाएगा और उसकी जो हुकूमत है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप जानते हैं कि जब इंसान पावर में होता है तो इंसान के अंदर लस्ट होती है पावर की, तो वो उसको नहीं छोड़ सकता। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो सद्दाम हुसैन था या इराक जो था उसने इन्वेड किया ईरान पर कि उसकी रेवोल्यूशन इराक के अंदर ना फैले। इसके बाद बड़ी वजह आती है अरब नेशनलिज्म। इसमें क्या था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेस पार्टी या जो एक नेशनलिज्म का, अरब नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो सद्दाम हुसैन के पास काफ़ी ज़्यादा था। इसमें क्या था कि अरब शेयर्ड कॉमन आइडेंटिटी एंड शुड बी पॉलिटिकली यूनाइटेड। अब क्या था कि इसमें सबसे पहले अब्दुल नासिर का नाम आता है जो इजिप्ट मिस्र के थे। ठीक है, उसने सबसे पहले इजिप्ट को और सीरिया को यूनाइट किया था अरब नेशनलिज्म के तहत, जिसे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कहा जाता था। लेकिन ये अलायंस ज़्यादा कामयाब ना हुआ क्योंकि ये तकरीबन 3 साल तक रहा। ठीक है, इसके बाद बेस्ट पार्टी राज में आई, ठीक है, जिसने एडवोकेट किया सिंगल सेकुलर एंड सोशलिस्ट अरब स्टेट। तो इसी बेस्ट पार्टी की जो लीडरशिप थी उसने सबसे पहले सीरिया में 1966 में गवर्नमेंट ली। इसके बाद इराक के अंदर वो 1968
1968 में आए, ठीक है। तो इसके बाद जब मिस्र की और इसराइल की जंग हुई थी, तो उसके बाद जब जो अब्दुल नासिर था उसकी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। इसके बाद क्या हुआ कि इसी बेस पार्टी ने 1968 में ये दो डिवीज़न में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक थी सीरियन फैक्शन जिसे हाफिज़ अल असद इसलिए लीड कर रहे थे। इस वक्त सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, ये उनके वालिद हैं हाफिज़ अल असद। तो अब तक सिर्फ दो बंदे ही सीरिया को लीड कर चुके हैं। इससे पहले भी थे लेकिन वो 1-2 साल के लिए या थोड़े अरसे के लिए थे। इसके बाद इराकी फैक्शन जो थी वो अहमद हसन अल बाकर, ठीक है, इनको ये लीड कर रहे थे। ये बेसिकली आर्मी के लीडर थे। इसके बाद दोबारा सद्दाम हुसैन के पास ये आ गई। तो सद्दाम हुसैन 2003 तक रहे। इसके बाद 2006 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो बेसिकली जो सद्दाम हुसैन था, ये जो काम अब्दुल नासिर ने किया था कि इजिप्ट को और सीरिया को यूनाइट कर दिया गया, यूनाइट कर दिया अरब नेशनलिज्म के तहत, ठीक है, जिसे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कहा जाता था। तो जो सद्दाम हुसैन था ये भी इसी तरह की साकी, इसी किस्म का एक नेशनलिज्म चाहता था पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, कि इसमें जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं या जितने भी अरब स्पीकिंग लोग हैं, अरब्स हैं, उनको यूनाइट कर दिया जाए। अब जैसे मैं पहले पीछे बता चुका हूँ कि खुज़ेस्तान प्रोविंस के अंदर जो ईरान के पास है उसमें कुछ अरब्स रहते थे। तो सद्दाम हुसैन का मानना यह था कि एक तो जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइट कर दिया जाए, दूसरा खुज़ेस्तान के अंदर जो है उनको अलहदा से या बाकी सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिला दिया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए खुज़ेस्तान प्रोविंस चाहिए, और खुज़ेस्तान प्रोविंस चाहिए तो वो ईरान तो नहीं देगा कि भाई ले लें आप, तो जारी बात उसके साथ जंग करना पड़ेगी। तो 1970s में ये पावर में आया, ठीक है। इसके अलावा वांटेड टू यूनाइट अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग ईरान खुज़ेस्तान। तो फिर इसी खुज़ेस्तान को हासिल करने के लिए और अरब नेशनलिज्म के तहत अरब्स को यूनाइट करने के लिए अरब्स जो खुज़ेस्तान प्रोविंस के थे उसको इसने सपोर्ट किया कि वो रिबेल करें ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इस तरह इसने ये बाकायदा तौर पर वार शुरू की। तो इस तरह ये अरब नेशनलिज्म बायस बना। इसके बाद इराक स्ट्रेंथ एंड ईरान्स आइसोलेशन, ईरान जो था जब उसमें रेवोल्यूशन आया तो अक्सर जो कंट्रीज़ थे पूरी दुनिया में वो इसके ख़िलाफ़ हुए, ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप जानते हैं कि अमेरिका जिस कंट्री के ख़िलाफ़ हो तो फिर उसके साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है। बाकी और भी बातें आ जाती हैं, लेकिन जो इराक़ था इसके साथ काफ़ी दुनिया थी, ठीक है। क्यों थी इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा सद्दाम्स मिसकैलकुलेशन एट दैट टाइम, ये मैं आपको पहली बात कर चुका हूँ कि सद्दाम का मानना ये था कि अभी ताज़ा रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर और वहाँ पर इंतशार होगा, क्वास होगा, तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने इन्वेड किया कि उसको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी से फ़तह मिल जाएगी, लेकिन फिर बाद में आसानी हुआ। तो ये कुछ बुनियादी और अहम रीज़न्स थी जो मैंने आपको बताई कि क्यों इराक़ ने इन्वेड किया ईरान पर। इसके बाद हम देखते हैं कि इनिशियल अटैक इन्वेजन बाय इराक़ के जब ईरान ने इनिशियली अटैक किया ईरान पर तो किस तरह की सिचुएशन थी। तो 22 सितंबर 1980 को इराक़ ने इन्वेड किया ईरान पर, और ये ज़्यादातर एयरफोर्स पर मुश्तमिल थी कि इराक़ी एयरफोर्स ने ईरानी एयरफोर्स पर अटैक किया क्योंकि ईरान की एयरफोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इराक़ का मानना यह था कि पहले उसकी एयरफोर्स को तोड़ा जाए और उसके बाद दोबारा अटैक किया जाए। तो इस तरह सरप्राइज़ अटैक किया ईरान पर, जो फेल हुआ, ठीक है। चूँकि ईरान की जो एयर पावर थी ख़ास तौर पर क्वालिटी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी इराक़ की निस्बत, तो इराक़ का ये पहला अटैक फेल हुआ। इसके बाद सितंबर 23 को ग्राउंड अटैक लॉन्च किया, ठीक है, और ये ग्राउंड अटैक टोटल 6 डिवीज़न पर मुश्तमिल था। पूरी इराक़ की आर्मी 6 डिवीज़न पर मुश्तमिल थी, और उसमें से जो 4 डिवीज़न थी वो सिर्फ खुज़ेस्तान प्रोविंस के लिए थी। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि खुज़ेस्तान कितना इंपॉर्टेंट था कि पूरी जो आर्मी थी इराक़ की उसमें से 4 डिवीज़न सिर्फ खुज़ेस्तान के लिए थी, और बाकी जो 2 थी वो नॉर्थ के लिए और एक सेंटर के लिए थी। इसके बाद जो इनिशियल अटैक किया इराक़ ने उसमें उसने सीज्ड महरान तकरीबन ईरान और इराक़ बॉर्डर के सेंटर में आता है, ये मैं आपको मैप से बताऊंगा। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस एट नॉर्थ किरकुक में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है इराक़ का इलाका है ये, ठीक है। तो जो नॉर्थ में इराक़ का इलाका किरकुक था वहाँ पर उसने डिफेंस कायम किया, और सेंटर में ईरान का इलाका महरान वहाँ पर उसने सीज़ कर लिया, उस पर इनिशियली कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद सितंबर 24 ईरान ने काउंटर अटैक करना शुरू किया। ईरान के पास उस वक्त 140 तैयारे थे, इराक़ के पास 160 से 190 के दरमियान थे, ठीक है, लेकिन ईरान की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। तो ईरान ने कहाँ पर अटैक किया, किरकुक जो इराक़ का ऑयल कम्प्लेक्स था, यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। इसके अलावा अल रशीद, नसीरिया, शाइबा, कुट, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ईरान ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिए। इसके बाद इराकी ग्राउंड फोर्सेस वार काउंटर्ड बाय ईरानी एयरफोर्स। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ईरान जब भी जितनी भी वार चली तो ईरान की जो एयरफोर्स थी यहाँ इसी पर ज़्यादा इन्हिसार था ईरान का। तो इराक़ किसी तरह से भी अटैक करता ईरान उसे ज़्यादातर एयरफोर्स के ज़रिए ही उसने उसको काउंटर किया। इसके अलावा सितंबर 24 ईरान ने भी अटैक्ड बसरा, ठीक है, ईरान ने बेसिकली अटैक किया बसरा, इराक़ का इलाका है, ठीक है, ये मैं आपको मैप से बताता हूँ अभी ये सारी चीज़ें।
तो ईरान ने बसरा पर अटैक किया। इसके अलावा डिस्ट्रॉय 2 ऑयल टर्मिनल्स, ठीक है, रिड्यूस्ड ऑयल एक्सपोर्ट। तो आप जानते हैं कि इराक की ज़्यादातर जो पैसा आता है ख़ासतौर पर ईरान का भी वो ऑयल से ही आता है। तो ईरान का मकसद ये था पूरी जंग में कि जो ऑयल टर्मिनल्स हैं, जो ऑयल है बेसिकली ऑयल फैसिलिटीज़, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तबाह किया जाए ताकि इकनॉमिक सिचुएशन इराक की ख़राब हो और जंग के ज़रिए जो वो पैसा लगा रहा है वो उसके पास ना रहे। तो इस तरह उसने यहाँ पर अटैक किए। इसके अलावा 30 सितंबर को ईरान ने ऑपरेशन स्वॉर्ड के ज़रिए जो इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको अटैक किया और उसे तबाह किया। ये तकरीबन हाफ तबाह हुआ था। इसके बाद 7 जनवरी 1981 को इसराइल ने अटैक किया इराक पर और ऑपरेशन ओपेरा उसको नाम दिया, और जो इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर था उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तो ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा मैंने आपको चीज़ बताई है। तो ईरान ने 30 सितंबर को ऑपरेशन स्वॉर्ड के ज़रिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको तबाह किया, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ था। तो ये बेसिकली कुछ इनिशियल अटैक थे, ठीक है। आप ये मैप से देखिए कि ये खुज़ेस्तान प्रोविंस है, 4 डिवीज़न सिर्फ इसी इलाके के लिए थी। इसके अलावा ये सेंटर में तकरीबन इस जगह पर महरान का इलाका है, ठीक है, जो इराक ने इनिशली सीज़ कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किरकुक है, ऑयल कम्प्लेक्स है, यहाँ से तेल पैदा होता है, यहाँ पर डिफेंसिव लाइन कायम की। तो बाद में ईरान ने अलबसरा पर अटैक किया, ठीक है, यहाँ पर। इसके अलावा किरकुक और बाकी जो बगदाद था, अल रशीदिया, नसीरिया, यहाँ पर सारे इलाकों पर वो अटैक करता रहा। तो ये कुछ इनिशियल अटैक्स थे, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। शुरू में जब इराक ने अटैक किया तो उस वक्त जो डिफरेंट बैटल्स थी उसमें जो मशहूर थी उसमें बैटल ऑफ खुरमशर है। खुरमशर इसी खुज़ेस्तान प्रोविंस के अंदर ही एक इलाका है, ठीक है। तो बैटल ऑफ खुरमशर 22 सितंबर टू नवंबर 1980 यहाँ तक रही। इसके अलावा इराक ने इनिशली इसे कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके बाद ईरान ने दोबारा से ऑपरेशन बैतुल मुक़द्दस जो अप्रैल और मई 1982 में किया, ठीक है। तो इराक ने 1980 में से कैप्चर किया, ईरान ने दोबारा ऑपरेशन बैतुल मुक़द्दस के तहत 1982 में इसे रीगेन कर लिया। और बैटल ऑफ खुरमशर में ईरान के तकरीबन 45,000 मारे गए और इराक के तकरीबन 20,000 मारे गए। इसके बाद आता है सिएज ऑफ अबादान। अबादान भी जो ईरान का खुज़ेस्तान प्रोविंस है उसके अंदर ये इलाका है। तो 1980-1981 में इराक इसे हासिल करना चाहता था, इस पर कब्ज़ा, लेकिन ईरान ने काउंटर किया और उसे इस पर कब्ज़ा ना करने दिया गया। इसके अलावा बैटल ऑफ डेज़फुल, ये भी तकरीबन ईरान और इराक बॉर्डर के सेंटर में आता है। तो बैटल ऑफ डेज़फुल में क्या हुआ कि जनवरी 1981 इराक ने इसे इनिशली सीज़ कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। इसके अलावा डेज़फुल और एंटीमेस्क, तो इन सारे इलाकों पर बैटल ऑफ डेज़फुल के तहत इराक ने कब्ज़ा कर लिया। इसको बाद में ईरान ने हासिल किया, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन एर्थमाम, इसमें सितंबर 1981 ईरान रीगेन अबादान, ठीक है, ये जो उसने पहले उस पर कब्ज़ा किया था इनिशियली और बाद में ईरान ने उसे काउंटर भी किया था। तो मुकम्मल तौर पर ईरान ने उसे ऑपरेशन एर्थमाम के तहत 1981 में रीगेन किया। इसके अलावा ऑपरेशन फतह मुबीन, ईरान कोड खुज़ेस्तान, ठीक है। बेसिकली ये जो खुरमशर था जो इराक ने इनिशियली उस पर अटैक किया था, और ऑपरेशन बैतुल मुक़द्दस और ऑपरेशन फतह मुबीन ये तकरीबन एक जैसे थे। तो ईरान ने इसको खुज़ेस्तान को वापस हासिल कर लिया। इसमें जो इराक के थे वो 25,000 मारे गए और ईरान के तकरीबन 30,000 मारे गए। तो ये कुछ डिफरेंट बैटल्स थी, ऑपरेशंस थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद आता है सीज़फायर प्रपोजल ऑफ इराक एंड इन्वेजन ऑफ इराक बाय ईरान। तो 20 जनवरी 1982 को सदाम हुसैन ने, ठीक है, क्या कहा कि वांटेड सू फॉर पीस, ठीक है, प्रपोज सीज़फायर। तो सदाम हुसैन ने सू फॉर पीस, ये क्या होता है कि वो कंट्री जो इन्वेड करता है या वो कंट्री जो अग्रेसर होता है, जब उसको ये पता चल जाए कि वो नाकाम होने वाला है या उसे शिकस्त होने वाली है, डिफीट होने वाला है, तो अपने फेस को बचाने के लिए, अपनी साख बरकरार रखने के लिए वो पीस का इनिशिएटिव देता है कि अब सुकून कायम करते हैं, पीस कायम करते हैं, जंग से फ़ायदा नहीं होगा। तो 20 जनवरी 1982 को सदाम हुसैन ने सू फॉर पीस ईरान को प्रपोज़ल दिया जो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। खोमेनी जो लीडर था उस वक्त, तो उसने इसको रिजेक्ट किया और क्या कहा कि वार विल कंटिन्यू अनटिल द गवर्नमेंट इन इराक चेंज्ड। तो खोमेनी का बेसिक मकसद ये था कि जो रेवोल्यूशन ईरान के अंदर आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन, वही रेवोल्यूशन इराक के अंदर आएगा और वहाँ पर जो बेस्ट पार्टी है वो ख़त्म होगी और वहाँ पर जो शियाज़ हैं इनडायरेक्ट आप कह लें 65% वो गवर्नमेंट में आएंगे या एक रेवोल्यूशन आएगा। तो ज़ाहिर बात है ये सदाम हुसैन को एक्सेप्ट नहीं था।
ठीक है। तो इसके बाद रेस्ट ऑफ द वार, ठीक है, आफ्टर 1982 इसके बाद ईरान ने अटैक किया इराक पर और ज़्यादातर इराक ने अपने आप को डिफेंड किया। 1988 से लेके, ठीक है, तकरीबन 1988 तक इराक ने अपनी 40 to 75% GDP सिर्फ जंग पर ख़त्म की। तो इस दौरान में आप देख सकते हैं कि सिर्फ जंग पर ही फोकस था, बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं था। इसमें एक चीज़ आती है कि सद्दाम हुसैन एक दफ़ा अपनी कैबिनेट मीटिंग में बैठा था और उसका जो एजुकेशन मिनिस्टर था रिदा इब्राहिम हुसैन, उसने बेसिकली सद्दाम हुसैन ने सवाल किया कि किस तरह मामलात को हल किया जाए। तो इसने रिदा इब्राहिम हुसैन ने सद्दाम हुसैन को प्रपोज़ किया कि आप वक्ती तौर पर स्टेप डाउन कर दें और जब हालात मामूल पर आए, बेहतर हो जाएं, तो आप दोबारा फिर से पावर में आ जाएं। तो सद्दाम हुसैन ने बाकी कैबिनेट मीटिंग से पूछा कि कौन इससे रजामंद है, तो किसी ने भी अपना हाथ खड़ा नहीं किया। तो सद्दाम हुसैन उसे एक साइड में लेके गया, इसे गोली मार दिया और दोबारा फिर से मीटिंग में आके बैठ गया और इसने कंटिन्यू किया। तो ये एक बीच में एक वाक़या बनता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सद्दाम हुसैन कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी पावर छोड़ने वाला नहीं था, बल्कि मतलब वो गवर्नमेंट में रहना चाहता था, अपनी पावर बरकरार रखना चाहता था। तो इसको आगे देखते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंट बैटल्स एंड ऑपरेशंस आफ्टर ईरान इन्वेजन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन रमज़ान आता है। अहम चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसमें ईरान ने अटैक किया टू कैप्चर बसरा, जो इराक का इलाका है, ठीक है, जो फेल हुआ इराक ने इसे काउंटर किया। इसके बाद डान ऑपरेशंस, जिन्हें ऑपरेशन फजरुल नसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज़ पर मुश्तमिल थे, डान 1, डान 2, डान 3। तो इसमें जो डान 7 था, अक्टूबर 1984 में ये हुआ। तो इसमें जो इराक ने ईरान का इलाका महरान कैप्चर किया था, वो ईरान ने रीगेन कर लिया। इसके बाद ऑपरेशन बदर 1985 में, इसमें ईरान इनिशियली कैप्चर्ड पार्ट ऑफ बसरा, ठीक है, जो पहले हुआ था, ठीक है, लेकिन बाद में इराक ने दोबारा फिर से इसे काउंटर किया। इसके बाद बैटल ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, ये काफ़ी अहम है, ये मैं आपको मैप से भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें डान 8 था, फरवरी मार्च 1986। इसमें ईरान ने कैप्चर अल्फ़ा, ठीक है, जो काफ़ी वाइटल चीज़ थी इस जंग की, ठीक है। इसके बाद बैक ब्लो टू सदाम एंड हिज पार्टी, लुक एट द लोकेशन, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बाद में 1986 में ईरान ने इसे कैप्चर किया था और इराक ने इसे दोबारा रिकैप्चर किया अप्रैल 1988 में। इसके अलावा बैटल ऑफ महरान, ये अल्फ़ा जो ईरान ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, इसका हिसाब बराबर करने के लिए इराक जो था उसने महरान पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। टू काउंटर द लॉस ऑफ अल्फ़ा, इराक कैप्चर्ड महरान एंड फिर उसने ऑफ़र किया कि महरान ईरान को वापस मिल जाता है, उसके बदले में अल्फ़ा इराक को वापस दे दिया जाए। लेकिन ईरान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और फिर जंग के ज़रिए, इन्हीं ऑपरेशंस के ज़रिए ही ईरान ने महरान का इलाका हासिल कर लिया, लेकिन अल्फ़ा का इलाका उसके पास ही था, जो बाद में 1988 में इराक ने हासिल किया। अब आप इस मैप से देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्शियन गल्फ़ में आने के लिए इराक के पास सिर्फ ये छोटा सा रास्ता बचता है, बाकी यहाँ पर तो बॉर्डर आ जाता है, ईरान आ जाता है, इधर कुवैत आ जाता है, ये सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको सिर्फ इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो ये वाला जो इलाका पूरा, ठीक है, ये आप गौर से देखिए और गूगल मैप से भी आप निकाल के देखिए कि ये वाला यहाँ से लेके इस बाउंड्री तक ये जो इलाका है, ये अल्फ़ा का इलाका है। तो ईरान ने जब अल्फ़ा को हासिल कर लिया तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना वाइटल इलाका जब इराक से चला जाए तो फिर सद्दाम हुसैन के पास या उसके गवर्नमेंट के पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ से जितनी भी ऑयल ट्रेडिंग होती है, मैंने बताया कि 2/3 पूरी दुनिया की ट्रेड सिर्फ इसी रास्ते से होती है। तो जब ये रास्ता ही बंद हो जाए तो पीछे क्या बचता है। और जो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट था, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, उसमें भी इराक बेसिकली इसी रास्ते को बड़ा करना चाहता था कि वो इस पूरे खुजेस्तान प्रोविंस को हासिल कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा कि तकरीबन यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो इराक की वसी हो जाएगी और उससे यहाँ पर ट्रेड करने में आसानी होगी। तो ये भी रास्ता जो पहले से है आपके पास वो भी चला जाए, ठीक है, जहाँ पर आप कब्ज़ा कर लें, वो तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर पीछे कुछ भी ना रहा। तो इसी वजह से यहाँ पर तकरीबन महरान का इलाका है ईरान का, तो इराक ने उसे कैप्चर किया और बाद में ऑफ़र की कि महरान वापस ले लो, ठीक है, और ये जो अल्फ़ा का इलाका है ये हमें दे दो। तो ईरान ने वार के ज़रिए इसको महरान को तो हासिल कर लिया, लेकिन अल्फ़ा ना दिया। तो इससे सद्दाम हुसैन की जो शोहरत थी वो काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुँचा और बाद में फिर 1988 में इराक ने इसको रिगेन किया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना वाइटल पॉइंट था, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो ईरान ने, जो ईरानी इन्वेजन के बाद से हुए। इसके बाद इसमें आता है ह्यूमन वेव अटैक्स, ठीक है, जिन्हें बजीज कहा जाता है। तो ये बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स थे ईरान के अंदर। ईरान की जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो वहाँ पर आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी की कॉल पर काफ़ी ज़्यादा जो वॉलंटियर्स थे ईरान के, ठीक है, वो इसमें शामिल हुए टू कंडक्ट ह्यूमन वेव्स अटैक। अब इसमें क्या था कि जब भी कोई ऑपरेशन होता उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आदमी थे, इंसान थे, ठीक है, इसलिए इसे ह्यूमन वेव अटैक कहा जाता है।
तो उन्हें दुश्मन पर अटैक करने के लिए भेज दिया जाता है कि फ़र्स्ट बजीज वुड अटैक के जहाँ भी ख़तरा है कि यहाँ पर दुश्मन है, तो जो ह्यूमंस होते हैं वॉल्टियर उनको भेज दिया जाता है। उनके पास असला भी होता है लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे, ठीक है। बेसिकली एक ह्यूमन हजूम करना होता है कि जिसमें दुश्मन परेशान हो जाए। तो सबसे पहले बजीज अटैक करते हैं, इसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स, ठीक है, ये ईरान के अंदर एक स्पेशल गार्ड फोर्स है। इसके बाद जो रेगुलर आर्मी है ईरान की वो अटैक करेगी। तो पहले सबसे कमज़ोर, उसके बाद उससे अच्छे, और उसके बाद जो रेगुलर आर्मी है वो अटैक करेगी। तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ ईरान को, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रेंड नहीं थे, वॉल्टियर्स थे, ठीक है, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत ये लड़ रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा था कि इससे जो एनिमी था, दुश्मन था, उसको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई थी। तो इन्हें बजीज कहा जाता था ह्यूमन वेव अटैक्स के नाम से। इसके बाद आता है यूएन ऑन सीज़फायर। तो 22 जुलाई 1988 को खोमेनी ने जो यूएन ने सीज़फायर प्रपोज किया उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसे रेजोल्यूशन 598 कहा जाता है, ठीक है, केम इनटू फोर्स 8 अगस्त 1988। इसके बाद 11 दिसंबर 1991 को सिक्योरिटी काउंसिल ने, ठीक है, इराक को एज आ अग्रेसर ये माना, ठीक है। तो इससे पहले 1980 से लेके 1988 तक सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी को भी कुछ नहीं कहा कि कौन अग्रेसर है या कौन अग्रेसर नहीं है, बल्कि 1991 में जाके इसको इराक को अग्रेसर कहा। इसके अलावा ये जो जंग थी ये स्टालमेंट में ख़त्म हुई, क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स ने कहा कि वो जीत गए हैं। अब इसमें क्या हुआ कि बेसिकली दोनों साइड्स ही नहीं जीते थे, क्योंकि इराक ने जंग शुरू की थी कि वह खुज़ेस्तान को हासिल करे, खुज़ेस्तान प्रोविंस पर कब्ज़ा करे, या वहाँ पर जो अरब्स हैं उनको रिबेल करे या उनको सपोर्ट करे कि वो इराक की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ रिबेल करें। तो इराक का ये जो पर्पज़ था जंग शुरू करने का ये बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से इराक ने इस जंग को नहीं जीता। और ईरान ने 1982 के बाद जब इराक पर अटैक किया तो उसका पर्पज़ क्या था कि इराक के अंदर जो बेस गवर्नमेंट है या उसकी जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। तो जब जंग ख़त्म हुई तो वो गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हुई, तो खुज़ेस्तान प्रोविंस ईरान के पास रहा और जो गवर्नमेंट थी इराक के अंदर वो वैसी की वैसे रही। तो इसका मतलब दोनों के जो पर्पज़ थे, दोनों के जो इंटरेस्ट थे वार शुरू करने के, वो पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वार स्टालमेंट थी, कोई जंग नहीं जीता, बल्कि जैसी प्री वार बाउंड्रीज़ थी वो वैसी की वैसे थी, वैसी की वैसी सिचुएशन थी। तो बिल्कुल मतलब सिर्फ नुकसान तबाही हुई और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि फ़ॉरेन सपोर्ट एंड आफ्टर मैथ क्या थे इसके केस में। फ़ॉरेन सपोर्ट में आता है कि ज़्यादातर कंट्री दुनिया में उसने इराक को सपोर्ट किया, ठीक है। इसमें ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स था, और आप जानते हैं कि जिसके साथ अमेरिका हो तो फिर उसके साथ बाकी दुनिया भी होती है। तो इराक एज अ काउंटर बैलेंस टू पोस्ट रेवोल्यूशनरी ईरान। तो आप जानते हैं कि 1979 रेवोल्यूशन से पहले ईरान अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर था, उसका इत्तेहादी था, ठीक है, क्योंकि जो शाह था वो उसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक इनकलाब आया, ठीक है, इससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई। आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिका को कैसा लगा होगा। तो उसके बाद जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर। 1988 तक रशिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है, 90% जो इराक के पास असला था वो ये कंट्री फ्राहम कर रहे थे। इसके अलावा फाइनेंशली सऊदी अरेबिया ने तकरीबन 30 बिलियन US डॉलर्स दिए इराक को, कुवैत ने तकरीबन 8 बिलियन दिए, UAE ने 8 बिलियन दिए। तो आप देख सकते हैं कि पैसा भी इराक को मिल रहा था। इसके अलावा अमेरिका उसके साथ था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसके साथ थी, सारी चीज़ें इसके हक़ में थी। इसके अलावा 35 बिलियन इराक ने लोन हासिल किया वेस्ट से, ठीक है, और 35 से 40 बिलियन इसने पर्शियन गल्फ़ से हासिल किया। तो अक्सर जो पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो भी इराक के साथ थे, क्योंकि बेसिकली इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान में आया था इससे सारे खौफ ज़्यादा थे कि ये कहीं पूरे अरब में ना फैल जाए, क्योंकि ज़्यादातर मोनार्कीज़ थी ईरान के अंदर। खुद जो शाह था उसकी मोनार्की ख़त्म हुई थी और रिपब्लिक ऑफ ईरान इसकी बुनियाद पड़ी थी। तो सऊदी अरेबिया में चूँकि मोनार्की है, ठीक है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं लेबनान वगैरह और ये बाकी सब में मोनार्की है। तो उनको ख़तरा था कि अगर ये रेवोल्यूशन फैल गया तो हमारी मोनार्की ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर डेमोक्रेसी या जमहूरियत या थियोक्रेसी इस तरह की चीज़ें ना आ जाएँ। तो इसी वजह से सब ने इराक का साथ दिया। इसके अलावा ईरान के साथ कौन था? नॉर्थ कोरिया, ये ज़्यादातर इससे असला वगैरह दे रहा था। इसके अलावा लीबिया, सीरिया, चाइना बेसिकली दोनों कंट्रीज़ को असला दे रहा था, पैसे कमा रहे थे। इसके अलावा स्पेन ने 458 मिलियन यूरो की जो वेपन्स थी वो ईरान को फ़रोख्त की। तो ईरान के पास बेसिकली ये बुनियादी चीज़ें थी। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में भी आता है कि उसने अपने कुछ पायलट्स जो थे वो ईरान की तरफ भेजे थे, जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ लड़ा था, ऑपरेशंस किए थे। इसके अलावा इराकी कैजुअलिटीज़ जो थी वो तकरीबन 1,50,000 से तकरीबन 3,40,000 थी। ईरान की तकरीबन 4,50,000 से 7,30,000 थी।
तो बेसिकली इसमें जो वॉलंटियर्स थे, बजीज जो थे, जो फोर्सेस थी, वो ज़्यादातर इसमें शामिल थे क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थे। ह्यूमन वेव्स अटैक किए थे उन्होंने, फोर फ्रंट पर वो थे, तो उनकी डेथ इसमें ज़्यादा थी। ठीक है, बाकी जो आर्मी और सिविलियंस और बाकी चीज़ें आ जाती हैं वो भी इसमें फिर शामिल है। इसके अलावा 500 बिलियन ईच कंट्री इसका नुकसान हुआ, ईरान को और इराक को भी, टोटल 500 बिलियन। इसके अलावा इराक का जो टोटल लोन था वो 130 बिलियन डॉलर बना। ठीक है, मच ऑफ ऑयल इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड, इराक की भी और ईरान की भी जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो तबाह हुई। इसके अलावा ईरान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो 14.6 बिलियन से 1 बिलियन तक आ गए। ठीक है, तो आप इसी से भी अंदाज़ा लगा लें कि कितने कम हुए। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 बिलियन 1982 टू 5 बिलियन 1988। ये ईरान की बात हो रही है। ईरान 1982 से पहले 20 बिलियन कमा रहा था ऑयल के ज़रिए, लेकिन ये 5 बिलियन तक आ गया। इसके अलावा 50,000 जो ईरान की कैजुअलिटीज़ हुई वो केमिकल वेपन्स हुई जो इराक ने यूज़ की थी, और बाद में तकरीबन 1 लाख बंदा इससे असरअंदाज हुआ। तो केमिकल वेपन्स भी सबसे पहले इराक ने इसी जंग में यूज़ की थी। तो ये कुछ इसके आफ्टर मैथ थे। तो ये था ओवरऑल ईरान इराक वार। ठीक है, बेसिकली इसमें बुनियादी चीज़ इसके काजेज़ आते हैं कि शुरू की हुई, इसके बाद ये कुछ स्टैटिक्स होती हैं और इनिशियल नॉलेज होता है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से बैटल्स थी, कौन कौन सी चीज़ें थी, और फिर आफ्टर मैथ आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि सियाता किसके बारे में। वीडियो देखने का शुक्रिया।